इसके बाद दोबारा उन्होंने शिमाल की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। कुछ दूर आगे जाने के बाद उस शाहरा के किनारे रुक गया जो सोहदरा से गुजरती हुई सियालकोट की तरफ जाती थी, और फिर वो अपने बाएं जानिब एक तरफ इशारा करते हुए कहने लगा, वो सामने रायथा के खाना बदोश कबीले का पड़ाव है। गुलचंद के इन अल्फाज पर ऐबा खुश हो गया। फिर गुलचंद को मुखातिब करके कहने लगा, गुलचंद तुम अपने घोड़े पर ही सवार रहो, मेरा एक लश्करी तुम्हें एक कंबल मुहैया करता है। तुम अपना चेहरा, अपना जिस्म सारा कंबल से ढांक के रखना, अपनी आंखें नंगी रखना। जब रायथा मेरे सामने आए तो बस आंख के इशारे से मुझे बता देना कि यह रायथा है। इसके बाद मैं जानूं और रायथा जाने। ऐबा के इन अल्फाज से गुलचंद खुश हो गया था। ऐबा के कहने पर उसने एक कंबल अपने ऊपर ओढ़ दिया। उसने अपना सारा चेहरा ढांप लिया था। इसके बाद अपने साथियों को लेकर ऐबा उस खाना बदोश कबीले की खैमा बस्ती की तरफ बढ़ा। इस खाना बदोश कबीले के लोगों ने जब देखा कि बहुत से मसल्ला जवान घुड़सवार उनकी खैमागाह का रुख कर रहे हैं तो वो बड़े परेशान हुए। खैमागाह से लोग भागते हुए निकले, ऐबा की तरफ आए। इनमें एक बूढ़ा ऐबा को मुखातिब करके कहने लगा, आप लोग कौन हैं? क्यों हमारी खैमागाह का रुख कर रहे हैं? ये अपने मुसल्ला जवानों के आगे हो तो मैं समझता हूँ कि तुम ही इनके सरकर्दा और इनके सरखैल हो। वो शख्स जब खामोश हुआ तब इंतहाई नरमी और लजाजत में ऐबा उससे कहने लगा, तुम्हें परेशान और फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। मैं दरअसल तुम्हारे सरदार रायथा से मिलने के लिए आया हूँ। तुम में से कोई जाए और उसे जाकर कहे कि उससे मिलने कुछ लोग आए हैं। मैं इन जवानों के साथ तुम्हारी खैमागाह में दाखिल नहीं होना चाहता। ऐबा के इन अल्फाज के जवाब में उनमें से एक शख्स खुशी का इजहार करते हुए कहने लगा, मैं अभी उसे यहाँ बुलाकर लाता हूँ। इसके साथ ही वो भागता हुआ खैमों के अंदर दाखिल हो गया। उसके जाने के बाद एक छोटे सालार को ऐबा ने एक मखसूस इशारा किया। इशारा पाकर मुसल्ला जवान बड़ी तेजी से हरकत में आए और खैमागाह के चारों तरफ बिखर गए। इस तरह एक तरह उन्होंने खैमागाह के गिर्द हिसार बना लिया था। थोड़ी देर बाद वो शख्स लौटा और उसके साथ ढलती हुई उम्र का एक शख्स था। जब वो आए तब जो शख्स बुलाने गया था वो कहने लगा, ये हमारा सरदार रायथा है। ऐबा अपने घोड़े से उतर गया। उसका इशारा पाने पर गुलचंद घोड़े पर ही बैठा रहा, ऐबा के करीब रहा। साथ ही गुलचंद ने आंख का इशारा ऐबा को दिया कि ये रायथा है। ऐबा जब घोड़े से उतरा तो उसके साथ जो वहां मुसल्ला जवान थे वो भी उसके साथ अतराफ में फैल गए। रायथा के सामने आने के बाद ऐबा ने उसे मुखातिब किया, रायथा मैं झूठ सुनने का आदी नहीं। झूठ बोलोगे तो तुम्हारे इन तमाम साथियों बल्कि तमाम खाना बदोश कबीले के सब लोगों को यहाँ बुलाकर उनके सामने तेरी गर्दन काट दूंगा। ये कहो शंकल को किन लोगों ने कत्ल किया? जिन लोगों के जरिए तुमने उसे कत्ल कराया उन्हें बाहर बुलाओ। यहाँ तक कहने के बाद ऐबा रुका, फिर हाकिमाना अंदाज में कहने लगा, किसी को यहाँ से भगाने और छुपाने की कोशिश की तो देखो मेरे मुसल्ला जवान तुम्हारी खैमागाह के चारों तरफ फैल गए हैं। अगर किसी ने भागने की कोशिश की तो उसे तीनों तलवारों से छलनी कर दिया जाएगा। अगर तुमने मेरे साथ हकीकत से काम न लिया तो तुम्हारी खैमागाह को आग लगाकर चला जाऊंगा। उन आदमियों को लाओ जिनके जरिए तुमने शंकल को कत्ल करवाया है। कुछ कहने के लिए रायथा हकलाने लगा कि ऐबा खा जाने वाले अंदाज में फिर बोल पड़ा, झूठ मत बोलना वरना खड़े खड़े की गर्दन काट कर रख दूंगा। ये शख्स जो तुम्हें बुलाने गया था इससे इन आदमियों के नाम कहो, ये उन्हें बुला कर लाएगा। इस पर रायथा ने उसके कान में कुछ कहा जिसे सुनकर वो खैमे के अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद 3 जवान खैमागाह से बाहर निकले और रायथा के करीब आन खड़े हुए। उनके आने पर अपने कुछ मुसल्ला जवानों को ऐबा ने मखसूस इशारा किया। ये इशारा पाते ही लगभग 10 से 15 आदमियों ने अपनी तलवारें बेनियाम कर ली, इसलिए कि आने वाले तीनों जवान मुसल्ला थे। जब वो तीनों जवान करीब आए तब खा जाने वाले अंदाज में ऐबा ने उनकी तरफ देखा और कहने लगा, अपनी कमर पर बंधे हुए हथियार खोलकर एक तरफ फेंक दो वरना अपने दाएं बाएं देखो, मेरे साथी तुम्हारी टिक्का बोटी करके रख देंगे। ऐबा के इन अल्फाज ने उन पर खौफ तारी कर दिया था। उन्होंने अपनी तलवारें अपने खंजरों की पेटियां खोलकर दूर फेंक दी। फिर रायथा की तरफ देखते हुए कहने लगा, रायथा क्या यही तीनों शंकल के कातिल हैं? ऐबा के इन अल्फाज पर रायथा ने असबात में गर्दन हिलाई जबकि उन तीनों के चेहरे फख होकर रह गए। जो ही रायथा ने असबात में गर्दन हिलाई अपने मुसल्ला जवानों को ऐबा ने आंख का इशारा किया। ये इशारा होना था कि ऐबा के कुछ मुसल्ला जवान हरकत में आए और उन तीनों की उन्होंने गर्दनें काट के रख दी। ये मंजर देखते हुए खाना बदोशों के सरदार रायथा का रंग सरसों और हल्दी की तरह होकर रह गया। उन तीनों का खात्मा कराने के बाद ऐबा ने रायथा की तरफ देखा और उसे मुखातिब करके कहने लगा, रायथा मेरी मजबूरी है, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। अगर तुम शंकल को हासिल करना चाहते थे तो उसके माँ बाप के घर से हासिल करते। तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता था कि जब उसने घर से भागकर किसी से शादी कर ली थी तो तुम उसे उठवाने की कोशिश करो, और जब उसने आने से इनकार कर दिया तो तुम्हारे इन तीनों साथियों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। तुम चूंकि जुर्म में बराबर के शरीक हो लिहाजा सजा से बच नहीं सकते। इसके साथ ही ऐबा खुद रायथा की तरफ बढ़ा
झटके के साथ तलवार बेनियाम की और तलवार बुलंद करके गिराई और रायथा का काम तमाम करके रख दिया। उन चारों का खात्मा करने के बाद अपने मुसल्ला जवानों के साथ ऐबा खाना बदोशों के करीब गया और बुलंद आवाज में उन्हें मुखातिब करके कहने लगा, खाना बदोशों, तुम्हारे सरदार रायथा ने अपने 3 ओबाशों के साथ मिलकर एक लड़की को नाहक कत्ल किया था। वो लड़की किसी की बीवी थी, ये उस पर कब्जा करना चाहता था। रायथा के 3 ओबाशों को कत्ल कर दिया गया है। एक बात अपने जहन में बिठा कर रखना, तुम में से अगर किसी ने भी आने वाले दिनों में रायथा या इन 3 मरने वाले साथियों का नाम लेने की कोशिश की या रायथा के इस बुरे फेल को दोहराना चाहा, तो मैं न सिर्फ तुम्हारी खैमागाह को आग लगा दूंगा, बल्कि तुम्हारी खैमागाह के जिस कदर अफराद हैं सबको तहे तेग करके रख दिया जाएगा। कबीले वालों की तरफ से किसी रद्द अमल का इजहार ना हुआ। इसके बाद ऐबा ने अपने एक आदमी को दौड़ाया, जिसने खाना बदोश कबीले का घेराव करने वाले अपने साथियों को वापस बुलाने के लिए कहा। इस तरह ऐबा के सारे लश्करी एक बार सिमट कर उसके पास जमा हो गए। इसके बाद ऐबा वापस हो लिया। इन खाना बदोशों के कबीलों से थोड़ा दूर जाकर ऐबा रुका और गुलचंद को मुखातिब करते हुए कहने लगा, गुलचंद, अब कंबल उतार दो, अब तुम्हें कोई पहचानता नहीं है। मैंने तुम्हें कंबल इसलिए उड़ाया था ताकि तुम उन लोगों की निगाहों में ना हो। उन्हें ये पता नहीं होना चाहिए कि यहाँ तक तुमने मेरी रहनुमाई की है और रायथा की शख्सियत से भी आगाह किया है। इस तरह मेरी गैर मौजूदगी में ये तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते थे। इसी बिना पर मैंने तुम्हें अपना चेहरा ढांपने के लिए कहा था। ऐबा ने अब अपने साथियों के साथ वापसी का सफर शुरू किया था और दरिया चनाब के बाएं किनारे के साथ साथ वो जुनूब की तरफ बढ़ते चले गए थे। कश्तियों के जिस पुल से वो दरिया के दाएं किनारे से बाएं किनारे की तरफ गए थे, उन्हें इस्तेमाल नहीं किया। इससे आगे बढ़ते चले गए, यहाँ तक कि वो कश्तियों का पुल पार कर गए, जिसके जरिए दरिया को उबूर करने के बाद ऐबा ने धर्मधत और गुलचंद की बस्ती का रुख किया था। कश्तियों के इस दूसरे पुल के पास ऐबा रुक गया। उसके रुकने पर उसके साथी और लश्करी जो वहां थे, उन्होंने भी अपने घोड़ों की बागें खींच लीं। इस मौके पर गुलचंद को मुखातिब करते हुए ऐबा ने कहा, गुलचंद, कश्तियों के इस पुल को पार करके तुम अपनी बस्ती की तरफ चले जाओ। मैं जिस काम के लिए आया था उसे अंजाम दे चुका हूँ और मेरा यहाँ ठहरना और क़याम करना फजूल है। बहरहाल मैं तुम्हारे बाप का शुक्रगुजार हूँ कि तुम लोगों ने मुझसे ताउन किया और रायथा तक मेरी रहनुमाई की। अगर तुम लोग ऐसा न करते। यहाँ तक कहते कहते ऐबा को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि उसकी बात काटते हुए गुलचंद बोल पड़ा, ऐबा मेरे अजीज, पहले तो मैं इस खुदावंद कुद्दूस का इंतहा दर्जे का ममनून हूँ जिसने हमें जाहिलियत से निकालकर रोशनी की मंजिलों से हमकनार किया। तुमने चूंकि शंकल से शादी कर ली थी, इसकी बिना पर तुम्हारी ज़ात अब हमारे लिए काबिल एहतराम और इंतहा दर्जे की अहम है। इस मौके पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या ऐसा मुमकिन नहीं कि आप अपने साथियों के साथ हमारी बस्ती की तरफ चलें और आज की शब हम आपकी मेहमान नवाजी करें। गुलचंद के इन अल्फाज के जवाब में ऐबा मुस्कुराया। अपने घोड़े को आगे बढ़ाकर उसने गुलचंद की पीठ थपथपाई, फिर कहने लगा, गुलचंद मेरे अजीज, ऐसा क्योंकि मुमकिन है। मेरे साथ देखो कितने मुसल्ला जवान हैं। इनकी ज़ियाफत कोई आसान काम नहीं है। इसके अलावा मुझे फिलफौर अपने लश्कर में वापस पहुंचना है। जवाब में गुलचंद मुस्कुराया और कहने लगा, आप अपने साथियों के ज्यादा होने की बिल्कुल कोई फिक्र और परेशानी न करें। मेरा बाप इस बस्ती का सरदार है। हम इससे ज्यादा लोगों की भी आवभगत और तवाज़ो और ज़ियाफत का एहतमाम कर सकते हैं। एक बार फिर आगे बढ़कर ऐबा ने उसका शाना थपथपाया और कहने लगा, गुलचंद, तुम्हारी मेहरबानी। अब तुम मेरे देखते देखते पुल पार करो, अपनी बस्ती की तरफ चले जाओ। इसके बाद मैं यहाँ से कूच करूंगा। ऐबा के इन अल्फाज के जवाब में गुलचंद हरकत में आया और अपने घोड़े को उसने एड़ लगाई और फिर कश्तियों के उस पुल के जरिए वो दरिया को उबूर कर रहा था, जबकि ऐबा अपने साथियों के साथ मशरक की समत पर बड़ी तेजी से फासलों को समेटता हुआ तराइन के मैदानों की तरफ अपने लश्कर का रुख किए हुए था। रात गहरी होने लगी थी। देवदास और संग्राम दोनों सूरज गुरूब होने तक सरस्वती के किनारे किनारे अपने घोड़ों को सर पर दौड़ाते रहे थे। ये इनका रोज का मामूल का काम था। घुड़दौड़ से वापस आने के बाद उन्होंने अपने घोड़ों को अस्तबल में बांधा, इनसे जीन और धाने अलहदा किए। कुछ देर तक दोनों उन घोड़ों को खरेरा करते रहे। इसके बाद दोनों ने मिलकर खाना खाया। जब देवदास वहां से उठने लगा तब उसका बाजू पकड़कर संग्राम ने उसे अपने पास बिठा लिया और जुस्तजू भरे अंदाज में उसे मुखातिब करके कहने लगा, अब किधर जाओगे? मेरे ख्याल में तो चलो अब चलकर आराम करते हैं। संग्राम ने उसका बाजू पकड़कर खींचा। तब देवदास फिर अपनी नशिस्त पर बैठने पर मजबूर हो गया। फिर संग्राम को मुखातिब करके कहने लगा, भाई मैं थोड़ी देर तक लौट कर आता हूँ। मैं ज़रा कुमार देवी से मिलकर आऊँ, क्योंकि आज शाम तक की मैंने उसे मोहलत दी थी। भाई अब मैं इस मामले में बहुत तंग आ चुका हूँ। मेरी बेजारी अपनी इंतहा को पहुँच चुकी है। अगर उसने कोई मुस्बत और फैसलाकुन जवाब न दिया तो मैं इस रोज़ के फैसले और वादे वईद का खात्मा कर दूंगा। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। मैं इस कुमार देवी का खात्मा करके इसे दरियाए सरस्वती में फेंक दूंगा और अपने मन में ये ठान लूंगा कि कुमार देवी से मेरी मुलाकात हुई ना थी।
जो लड़की इस तरह अपनी हठधर्मी पर कायम रहने वाली हो, जो किसी की बात मानने वाली ही ना हो, उससे किसी बेहतरी और अच्छाई की उम्मीद नहीं की जा सकती। यहाँ तक कहने के बाद जब देवदास खामोश हुआ तब संग्राम बड़े गौर से उसकी तरफ देखता रहा। फिर उसकी गर्दन झुक गई, कुछ सोचने लगा। इसके बाद देवदास उसको मुखातिब करके कहने लगा, देवदास, मैं तुम्हें उसके पास जाने से रोकता नहीं, लेकिन उसके पास जाने से पहले तुमसे ये जरूर कहूंगा कि उसके साथ नर्म सलूक रखना, सख्ती से पेश ना आना। देखो, सख्ती के नताइज तुम्हारे हक में नहीं होंगे। फिर तुम उसे मौत के घाट उतार कर उसका खात्मा कर दोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? तुमने जो इतनी जद्दोजहद की, उसे उच्च से उठाकर यहाँ लाए, अपने पास रखा, इसका नतीजा क्या यही निकलना चाहिए कि उसे मौत के घाट उतार दिया जाए? यहाँ तक कहने के बाद संग्राम रुका। फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए वो कह रहा था, देवदास, मैं समझता हूँ उसे यहाँ लाकर हमने इससे मुनासिब सलूक नहीं किया। अगर हम इससे तरीक़े के साथ अपने साथ मिलाने की कोशिश करते तो मेरे ख्याल में अब तक वो तुम्हें अपनी ज़िंदगी, अपने जीवन का साथी बनाने के लिए तैयार हो जाती। यहाँ तक कहने के बाद संग्राम रुका। फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए वो कह रहा था, देवदास, यहाँ लाने के बाद तुमने उसे एक कैदी की तरह 2 कमरों के अंदर बंद करके रखा है। उसे तुम बाहर की हवा तक नहीं लगने देते हो। इस तरह वो ये महसूस कर रही है कि उसे एक तरह के हब्से बेजा में रखा हुआ है। अगर यहाँ लाने के चंद दिन या चंद हफ्ते के बाद तुम उसे अपने एतमाद में लेने के लिए उसे अपने साथ दरिया सरस्वती के किनारे घुड़दौड़ के लिए ले जाया करते और बातों बातों में उसे अपने करीब लाने की कोशिश करते तो मैं समझता हूँ तुम इस मामले में कामयाब हो चुके होते। लेकिन मेरे भाई, तुमने ऐसा नहीं किया। जब से वो आई है 2 कमरों के अंदर बंद है। ना उसे कभी हवेली से बाहर निकाला गया है। उसे यूं रखा गया है जैसे वो इंसान नहीं बल्कि कोई माफौकल फितरत मखलूक है, जिसे अगर बाहर निकाला गया तो वो हवा की तरह तहलील होकर रह जाएगी। तुमने उसे एक मुजरिम की तरह इन 2 कमरों में बंद करके रखा है। उसे कम से कम बाहर निकालते, अपने साथ सैर व तफरी के लिए ले जाया करते। मैं समझता हूँ आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती। संग्राम रुका। फिर मजीद कहते हुए वो बात को आगे बढ़ा रहा था, देवदास, जो बातें मैं कह रहा हूँ इन बातों की तरफ इशारा मैं पहले भी कई बार तुमसे कर चुका हूँ, लेकिन कभी तुमने इन पर अमल करने की कोशिश नहीं की। अब अगर तुम उसके पास जाते हो तो नरमी से उसके साथ गुफ्तगू करना, सपाट और सख्त लहजे में उसे धमकी ना देना। अगर वो तुम्हारे साथ शादी करने पर तैयार ना हुई तो तुम उसे मौत के घाट उतार दोगे। इस तरह तो वो अकड़ जाएगी, मौत की भी परवाह नहीं करेगी। रामदेव मुस्कुराता रहा। संग्राम बोलता रहा। देवदास खामोश रहकर उसकी बात सुनता रहा। संग्राम जब खामोश हुआ तो इंतहाई बेबसी में वो संग्राम की तरफ देखते हुए कहने लगा, तुम ही मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए। मैं तो इस मामले से बिल्कुल तंग आ चुका हूँ। संग्राम मुस्कुराया और कहने लगा, तुम ऐसा करो, आज का चूंकि वादा है लिहाजा तुम उसके पास जाओ, लेकिन नरमी में उसके साथ गुफ्तगू करना और उसे समझाने की कोशिश करना, लठमारी से काम न करना। बहरहाल अब तुम जाओ और उससे बात करो, फिर आकर बताओ कि उसका रद्द अमल क्या है। दूसरी तरफ राजकुमारी कुमार देवी अपने कमरे में अकेली बैठी गहरी सोचों में गुम थी कि उसके कमरे में रामदास दाखिल हुआ और उसके लिए खाने के बर्तन उठाए हुए था। चुपचाप आगे बढ़ा। खाने के बर्तन उसने कुमार देवी के सामने रख दिए। कुछ कहना चाहता था कि कुमार देवी ने उसे मुखातिब करने में पहल की। रामदास, गो उम्र में तुम मेरे बाप की जगह हो, लेकिन जब तुम मेरे कमरे में आते हो तो मुझे मेरे भाई बहुत याद आता है। ये कि उसका नाम रामदेव है और तुम्हारा नाम रामदास है। थोड़ी देर के लिए राजकुमारी कुमार देवी रुकी, फिर रामदास को मुखातिब करके वो कह रही थी, रामदास, कभी कभी मैं अपनी ज़ात से मुताल्लिक सोचती हूँ तो अपनी ज़िंदगी से मायूस हो जाती हूँ, लेकिन जब तुम कमरे में आते हो तुम्हारा रवैया देखते हुए मैं अपने मन में फिर जीने की हिम्मत बढ़ा लेती हूँ। कभी कभी सोचती हूँ कि तुमसे बहुत कुछ कहूँ, तुम्हारे इलाके से मुताल्लिक जानने की कोशिश करूँ कि ये किस जगह है, कहाँ है, यहाँ से किस किस समत को रास्ते जाते हैं और इस इमारत से निकलने के लिए सदर दरवाजे के अलावा भी कोई रास्ता है। कुमार देवी जब खामोश हुई तो रामदास बड़े गौर से उसकी तरफ देखते हुए कहने लगा। इंतहाई शफकत में उसने पुकारा, बेटी, आज भी मैं तुमसे बहुत कुछ पूछना चाहता हूँ। देखो, जिन लोगों के तुम हत्थे चढ़ी हो उन्हें मैं इंसान नहीं समझता। इनके पास इंसानियत भरा दिल है ही नहीं और ना ही इनके यहाँ औरत की कदर व कीमत है। बेटी, औरत की कदर वो करने वाले होते हैं जिनके यहाँ माँ हो, बहू हो, बेटी हो, लेकिन ये देवदास इन रिश्तों से खाली हो चुका है। रामदास जब रुका तब जुस्तजू भरे अंदाज में उसकी तरफ देखते हुए कुमार देवी ने पूछ लिया, बाबा, तुमने कहा था कि तुम आज मुझसे कुछ पूछना चाहते हो। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? मैं तुमसे वादा करती हूँ कि जो पूछोगे सच कहूँगी, लेकिन इसके बाद मैं भी जो कुछ पूछूँ आप वादा करेंगे इसका जवाब सच्चाई पर रहते हुए देंगे। रामदास ने फिर बड़ी शफकत भरे अंदाज में उसकी तरफ देखा, फिर कहने लगा, बेटी, शुरू में मैंने तुम्हें कोई अहमियत न दी थी, इसलिए कि मैं इन लोगों से डरता था। दूसरे, उस वक्त मुझे तुम्हारे पूरे हालात से आगाही भी नहीं थी। अब मैं कुछ मामलात को समझ गया हूँ और फिर एक बेटी की हैसियत से मुझे तुमसे हमदर्दी भी हो चुकी है। बेटी, पहले ये बता कि ये ऐबा कौन है?
इस सवाल पर कुमार देवी चौंकी। कुछ देर तक अजीब और ताज्जुब भरे अंदाज में रामदास की तरफ देखती रही। फिर उल्टा उसने रामदास से सवाल दाग दिया, रामदास मेरे मोहतरम, ऐबा से मुतालिक आपको कैसे खबर हुई? आपने उसका नाम कहाँ से जाना और ये सवाल आपने मुझसे क्यों किया? रामदास की निगाहों में दूर दूर तक हमदर्दी थी। थोड़ी देर तक बेचारा अफसरदा से अंदाज में कुमार देवी की तरफ देखता रहा, फिर कहने लगा, बेटी ये सारी तफसील तो मैं तुमसे बाद में कहूँगा, पहले ऐबा से मुतालिक कहो कि वो कौन है। क्या तुम उससे इतनी नफरत करती हो कि तुम उसे मौत के घाट उतारना चाहती हो? रामदास के इस सवाल के जवाब में कुमार देवी ने उच्च के मुकाबलों से लेकर ऐबा के साथ रहने और फिर ऐबा के भागने की सारी रुदाद तफसील के साथ बयान कर दी। कुमार देवी जब खामोश हुई तब एहतजाज भरे अंदाज में उसकी तरफ देखते हुए रामदास कहने लगा, बेटी उसने कोई इतना बड़ा जुर्म तो नहीं किया था कि तुम उसके कत्ल का सोचने लगती। अगर उससे मोहब्बत की थी और वो वहां से भागा था तो उसके भागने की वजह से तुम्हारी मोहब्बत में फर्क नहीं आना चाहिए था। उसको समझाती, पहले की निस्बत उसको ज्यादा ख्याल करती तो मेरे ख्याल में तुम्हारे सामने बिच जाता। मैंने ये भी सुना है कि वो सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के लश्कर का एक बहुत बड़ा सालार है। इन दिनों सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के लश्कर में शामिल है। बेटी क्या वाकई तू अब उससे इतनी नफरत करती है कि उसे मौत के घाट उतारने के दर पे हो चुकी है? रामदास के इस सवाल पर कुमार देवी एकदम उदास और अफसरदा हो गई। गर्दन उसकी झुक गई। जवाब में कुछ कहना चाहती थी कि साथ वाले कमरे में कुछ खटका हुआ। इस पर वो उठ कर बैठ गई। रामदास भी अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। इतनी देर तक कमरे में देवदास दाखिल हुआ और रामदास को मुखातिब करके कहने लगा, रामदास तुम ऐसा करो कि थोड़ी देर कमरे से निकलो, मैं कुमार देवी से एक इंतहाई अहम मौजू पर गुफ्तगू कर लूं, फिर तुम वापस आना। जब कुमार देवी खाना खा चुके तो खाली बर्तन उठा के ले जाना। रामदास ने जवाब में कुछ भी न कहा, बस गर्दन को खम करते हुए उसने चुपचाप कमरे से निकल बाहर जाने में आफियत समझी। देवदास आगे बढ़कर कुमार देवी के सामने बैठ गया। फिर उसे मुखातिब करके कहने लगा, कुमार देवी तुमने मेरे साथ वादा किया था कि एक दिन बाद मुझे जवाब दोगी कि मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार हो कि नहीं। क्या तुमने मेरी इस पेशकश का कोई जवाब सोच रखा है? तुमने कहा था कि एक दिन बाद फैसला करूंगी और अब तुम्हारा फैसला ही सुनने के लिए आया हूँ। देवदास के इस सवाल के जवाब में कुमार देवी थोड़ी देर तक मुस्कुराकर उसकी तरफ देखती रही। उसकी मुस्कुराहट देवदास के लिए जज्बात में एक हलचल बर्पा कर देने के लिए काफी थी। उसकी मुस्कुराहट से उसने शायद ये अंदाजा लगाया था कि कुमार देवी उससे शादी करने के लिए तैयार है, लिहाजा वो बड़ी बेताबी और बड़ी बेचैनी से उसकी तरफ देखने लगा। फिर कुमार देवी ने उसे मुखातिब किया, देवदास मैंने बहुत सोच विचार के बाद एक फैसला किया है। मैंने इन हालात पर भी एक गहरी निगाह डाली है और ये भी सोच चुकी हूँ कि शादी तो मैंने एक दिन करनी है। इसके अलावा मैं अपनी राजधानी से तो निकल चुकी हूँ। जो लड़की एक बार घर से चली जाए अपनों के हाँ, उसकी वो पहले जैसी आबरू और वक़ार नहीं रहता। यही हालत मेरी भी है। मैंने ये भी सोचा है कि अगर मैं किसी न किसी तरह तुमसे जान छुड़ाकर भाग भी जाऊं तो हो सकता है मेरे माँ बाप, मेरा भाई, मेरे दीगर अजीज़ व अकारिब और रिश्तेदार मुझ पर बदचलनी और बेआबरूई का इल्ज़ाम लगाएं और मैं इसे बर्दाश्त न कर सकूं और अपने आप का खात्मा करने के लिए तैयार हो जाऊं। लिहाजा इन सब अंदेशों को सामने रखते हुए मैंने अपनी ज़ात के लिए एक बेहतरीन फ़ैसला किया है। मेरा इरादा यह है कि मैं तुमसे शादी करूँगी। मेरी तुमसे गुजारिश है कि इसके लिए मुझे तुम 2 दिन की मोहलत दे दो। इसके बाद तुम मुझे यहाँ भी लेकर जाओगे, जिस मंदिर में भी लेकर जाओगे, मैं खुशी का इजहार करते हुए तुमसे शादी पर तैयार हो जाऊंगी। कुमार देवी का ये जवाब सुनकर देवदास की खुशी की कोई इंतहा न थी। एक जस्त के अंदाज में वो अपनी जगह पर उछल पड़ा, फिर आगे बढ़ा। बेपना मुसर्रत का इजहार करते हुए उसने कई बार कुमार देवी की पेशानी चूम ली। फिर शोर करता भागता हुआ ये खुशखबरी अपने मामूजाद संग्राम को सुनाने के लिए वो वहां से निकल गया। देवदास के जाने के थोड़ी ही देर बाद रामदास कुमार देवी के कमरे में दाखिल हुआ। आते ही बड़ी परेशानी और नापसंदीदगी का इजहार करते हुए कहने लगा, बेटा ये तुमने क्या किया? तुमने देवदास से ये कह दिया कि तुम 2 दिन बाद उसके साथ ब्याह करने को तैयार हो। ये तो तुम अपनी जात पर जुल्म, अपने आप पर जबर कर रही हो। ये तुम्हारी जान के लागू है और तुम इनसे शादी पर रजामंद हो रही हो। बेटा तुम्हारे पास से निकलने के बाद मैं दूसरे कमरे में चला गया था। तुम्हारी और देवदास की सारी गुफ्तगू मैंने सुन ली है। देवदास जब उठने लगा तब मैं दूसरे कमरे से बाहर निकल गया था। अब तो वो दूसरी हवेली में अपने मामूजाद संग्राम की तरफ गया है। बेटा मैं चाहता हूँ तुम यहाँ से जान बचाकर निकल जाओ। रामदास जब खामोश हुआ तब हाथ के इशारे से उसे कुमार देवी ने बैठने के लिए कहा। रामदास हिचकिचाते हुए बैठ गया। फिर कुमार देवी बोल उठी, बाबा मैंने यूं जानो उनसे 2 दिन की मोहलत किसी वजह से मांगी है। देवदास के आने से पहले आप मुझे कुछ कहना चाहते थे। आपके अंदाज, आपके चेहरे के तासुरात मुझे ये बताते थे कि आप मुझ पर कोई इंकिशाफ करना चाहते हैं। मेरी मदद पर आमादा इसलिए हैं कि आपने ऐबा से मुताल्लिक सवाल किया था। मैं आपसे बहुत कुछ जानना चाहती हूँ, लेकिन ऊपर से देवदास आ गया।
बहरहाल आपकी इसी गुफ्तगू को बुनियाद बनाते हुए मैंने देवदास से कह दिया कि मैं 2 दिन बाद उससे शादी कर लूंगी। इस तरह से उससे 2 दिन की मोहलत हासिल करना चाहती थी। वो मैंने कर ली।